हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास में एमजीएसयू बीकानेर के बीएससी बीएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसके पार्ट 4 की बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट जो न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर है। तो स्टूडेंट इस पेपर में हमारे पास जो यूनिवर्सिटी का जो एक्सटर्नल पेपर आएगा उसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे 60 मार्क्स होंगे और स्टूडेंट जो पासिंग मार्क्स होंगे यहाँ मिनिमम मार्क्स वो होंगे 22। तो ये तो हमारे पास पेपर में। और स्टूडेंट जो 5th यूनिट 5 यूनिट्स है अपने इस पेपर में जो मैंने आपको सिलेबस में प्रोवाइड करवाई है, तो आप वहाँ पे सिलेबस को मैच कर ले। जो अपनी एमजीएसयू बीकानेर यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है इंटीग्रेटेड कोर्स पार्ट 4 के लिए मैथमेटिक्स का, तो वो आप देख लें स्टूडेंट। फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट सबसे पहले कि स्टूडेंटों में जो भ्रांति है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो पेपर है वो बीएससी फाइनल ईयर के पेपर से मैच करता है। तो स्टूडेंट बीएससी फाइनल ईयर में पेपर है वो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स और न्यूमेरिकल एनालिसिस का है, यानी कि वो हमारे पेपर से एकदम से अलग है, पूर्ण रूप से अलग है। तो ये आप ध्यान रखें, कई स्टूडेंट है वो बीएससी फाइनल ईयर का जो कोर्स पढ़ रहे हैं वो ना पढ़े। तो यहाँ पे हम बात करें न्यूमेरिकल एनालिसिस की, तो हमारे पास बात करते हैं यूनिट फर्स्ट से। तो पहली यूनिट, और हम बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे यूनिट से पहले कि हमें एग्जाम में पेपर किस हिसाब से मिलता है। तो एग्जाम में जो पेपर पैटर्न है उसके बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो देखो, न्यूमेरिकल एनालिसिस में सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास जो एग्जाम का पैटर्न है, जो थर्ड ईयर में हमारे पास पार्ट थर्ड के अंदर जो एग्जाम पैटर्न था वही सेम रहेगा। 5 यूनिट्स होगी और स्टूडेंट सेक्शन वाइज पेपर बटा हुआ होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्शन ए की। सेक्शन ए के अंदर स्टूडेंट हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 8, और ये सभी क्वेश्चन हमें करने होंगे। पर क्वेश्चन यहाँ 2 मार्क्स का होगा हमारे पास, तो यानी कि 16 मार्क्स इसके टोटल होंगे। फिर स्टूडेंट बात होती है सेक्शन बी के लिए। तो सेक्शन बी में स्टूडेंट पर यूनिट हमें एक क्वेश्चन करना है। हमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे 5 यूनिट से, वहाँ से सभी यूनिट्स में से एक एक क्वेश्चन को हमें वहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें 5 क्वेश्चन करने होंगे, सभी क्वेश्चन के मार्क्स होंगे 4 मार्क्स। तो यानी कि इस सेक्शन के हमें 20 मार्क्स कैरी होंगे। तो यहाँ पे हमें हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन को करना है। फिर बात आती है स्टूडेंट सेक्शन सी, जो हमारा लास्ट सेक्शन है पेपर का। उसमें स्टूडेंट 5 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से हमें कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। 5 यूनिट से हमें एक एक क्वेश्चन दिया जाता है। पर क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे 8 मार्क्स का होगा, यानी कि 24 मार्क्स इस सेक्शन के होते हैं। तो टोटल हमारे पास मार्क्स आएंगे स्टूडेंट पेपर के 60 मार्क्स, जिनमें से हमें 22 मार्क्स मिनिमम कैरी करना है, जिससे हमारा पेपर क्लियर हो जाए। और वैसे ये सभी मार्क्स स्टूडेंट यूनिट सेक्शन ए होगा वो 16 मार्क्स का है, सेक्शन बी है वो 20 मार्क्स, और सेक्शन सी है वो 24 मार्क्स का है। तो ये तो हमारा पेपर पैटर्न रहेगा। सेक्शन ए में 8 क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन बी में हमें 5 क्वेश्चन करने हैं, पर यूनिट से एक क्वेश्चन। पर यूनिट में 2 क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे, 2 प्रश्न आएंगे, उनमें से कोई एक को लेते हुए हमें आंसर लिखना है। और सेक्शन सी के अंदर 5 क्वेश्चन होंगे 5 यूनिट से, तो उनमें सभी यूनिट्स तो हमें 3 क्वेश्चन उनमें अटेम्प्ट करने हैं। पर क्वेश्चन यहाँ 8 मार्क्स का होता है। तो ये हमारा पेपर पैटर्न रहेगा स्टूडेंट। अब बात करते हैं हम यूनिट वाइज। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। तो सबसे पहले स्टूडेंट यूनिट फर्स्ट है। तो यूनिट फर्स्ट है स्टूडेंट, हमने देखो छोटी क्लास में जो 11th-12th के अंदर हमने बात की थी मैट्रिक्स, जो इक्वेशंस आती थी, इक्वेशन ऑफ सिस्टम या सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर इनको जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उनको सॉल्व करने के मेथड हम यहाँ बढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट के अंदर, जिससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वो कंसिस्ट अनकंसिस्ट, तो उसके बारे में देखो। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को डिफाइन किस प्रकार से करेंगे, देखो। कंसीडर द
following m linear equations in n unknowns x1 x2 dash dash xn वेरिएबल्स। तो किस प्रकार होगा, देखो स्टूडेंट, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस डैश डैश a1n xn इक्वल टू b1। सिमिलरली a21 x1 प्लस a22 x2 a23 x3 प्लस डैश डैश a21 xn इक्वल टू b2। a31 x1 प्लस a32 x2 a33 x3 प्लस डैश डैश a3n xn इक्वल टू b3। इसी प्रकार स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन कितनी है, m लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस am3 x3 प्लस डैश डैश amn xn इक्वल टू bn। तो ये हमारे पास स्टूडेंट कितनी इक्वेशंस है, m लीनियर इक्वेशंस है, जिनमें वेरिएबल कितने हैं, n वेरिएबल हैं। तो ये हमारे पास जो सिस्टम होगा, ये पूरा सिस्टम हमें कहलाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब बात आती है स्टूडेंट, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जनरली जैसे 11th-12th में हमने मैट्रिक्स पढ़ी थी और फर्स्ट ईयर के अंदर भी हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने इनमें बात की थी मैट्रिक्स के लिए कि हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म निकालते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि इसकी मैट्रिक्स फॉर्म किस प्रकार से लिखी जाएगी। तो देखो मैट्रिक्स फॉर्म, तो कोफिशिएंट होंगे स्टूडेंट, उनके लिए अलग से हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे। a11 a12 a13 dash dash a1n। सिमिलरली a21 a22 a23 dash dash a2n a31 a32 a33 dash dash a3n। इसी प्रकार am1 am2 am3 dash dash amn। कॉलम मैट्रिक्स होगी स्टूडेंट वेरिएबल्स की, तो वो क्या हो जाएगी, देखो x1 x2 x3 डैश डैश xn इक्वल टू कांस्टेंट मैट्रिक्स होगी स्टूडेंट b1 b2 b3 डैश डैश bm। तो ये हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी इक्वेशन की, जो हमने 12th क्लास में मैट्रिक्स के बारे में जब डिस्कस किया था तब वहाँ पे। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई एक्स इक्वल टू बी। तो ये हमारे पास इसकी होगी मैट्रिक्स फॉर्म, किसकी, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है इसके लिए। अब स्टूडेंट हम यहाँ ए एक्स और बी को किस प्रकार डिफाइन करते हैं। तो ए हमारे पास होता है स्टूडेंट ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स, क्योंकि कोफिशिएंट्स हैं जो वेरिएबल्स के x1 x2 इनके कोफिशिएंट है वही है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये हमारे पास होगी वो वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स हैं, क्योंकि सिंगल कॉलम है इसमें, तो इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल्स। इनको हम डिटरमाइन करेंगे यानी ज्ञात करेंगे। फिर बात आती है लास्ट जो बी है, हमें कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारे पास हो जाएगी कांस्टेंट मैट्रिक्स, जिसकी वैल्यूज हमारे पास प्रोडक्ट मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको। तो ये होंगे, तो इनको किस प्रकार डिफाइन करेंगे, देखो आप नोट कर लीजिए।
तो यहाँ पे where ए यहाँ पे क्या होगा, A11 A12 A13 डैश डैश A1n, A21 A22 A23 डैश डैश A2n, A31 A32 A33 डैश डैश A3n, AM1 AM2 AM3 डैश डैश AMN। तो ये हमारे पास होगी, ये क्या कहलाएगी, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो इसे हम नाम देंगे A is called the कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। फिर स्टूडेंट सेकंड हमारे पास आता है x। तो x क्या होगा, देखो x1 x2 डैश डैश xn। तो यहाँ पे ये x क्या हो गया, द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल्स। फिर नेक्स्ट लास्ट स्टूडेंट बी। तो बी भी हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसको हम लिखेंगे द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स के लिए ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार से हम इनको डिफाइन करते हैं। फिर बात आती है स्टूडेंट, ये हमारे पास जब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है, या हम कह सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स है, तो उसको जब ऐड करते हैं तो हमारे पास एगमेंटेड मैट्रिक्स बनती है। वो किस प्रकार होती है, तो उसके लिए देखो आप इसे नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट एगमेंटेड मैट्रिक्स। तो एगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगी कि हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होती है ए और कांस्टेंट मैट्रिक्स होती है बी। तो उनका जो कंबाइंड रूप होगा ए मैट्रिक्स बी। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स A11 A12 डैश डैश A1n, A21 A22 डैश डैश A2n, AM1 AM2 डैश डैश AMN। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्या वेरिएबल दिए हैं, B1 B2 Bm। तो ये हमारे पास क्या होगी, एगमेंटेड मैट्रिक्स होगी। तो हम लिखेंगे ए बी। तो इसमें ए तो हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है और बी जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है, इज said to be an augmented मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, एगमेंटेड मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी मैट्रिक्स हो गई, ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स होगी वो हमारे पास वेरिएबल मैट्रिक्स होगी जो कॉलम मैट्रिक्स है, और बी कैपिटल बी होगी वो हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स है जो किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, B1 B2 के लिए जो कांस्टेंट्स होंगे। और फिर हमारे पास एगमेंटेड मैट्रिक्स यानी ए रेशियो बी। तो इसको हम ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास क्या होती है, एगमेंटेड मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ तक बात हो गई स्टूडेंट। अब बात करते हैं हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया जाएगा उसका सॉल्यूशन। तो उसको हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, कई बार एग्जाम में इसकी डेफिनेशन हमसे पूछी गई है। तो देखो नेक्स्ट है
solution of the system, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। तो क्या डेफिनेशन रहेगी स्टूडेंट इसकी? द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अननोन वेरिएबल्स। अननोन वेरिएबल्स कौन से हैं स्टूडेंट जिनको हम डिटरमाइन करेंगे? x1, x2, x3 डैश डैश xn which satisfy all these इक्वेशंस। यानी कि जो हमें इक्वेशंस दी गई है सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, उन इक्वेशन को जो x1 x2 जो अननोन वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू यदि उनको सेटिस्फाई कर जाती है तो इक्वेशन इज कॉल्ड, जो हमारे पास वैल्यूज होगी स्टूडेंट इन वेरिएबल्स की, कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। तो वो सिस्टम का क्या कहलाएगा स्टूडेंट? सॉल्यूशन कहलाएगा। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अननोन वेरिएबल्स x1 x2 x3 डैश डैश xn which satisfy all these the equation is called the solution of the system। तो ये हमारे पास इक्वेशन का क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा सिस्टम का। तो यहाँ तक ये बात हो गई स्टूडेंट। अब कई बार x की हमारे पास ऐसी वैल्यू भी प्राप्त होगी जो इन इक्वेशंस को क्या करेगी? सेटिस्फाई नहीं करती। तो वहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशंस होगी वो क्या कहलाएगी? और यदि ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर जाती है तब हम इनको क्या कहते हैं? तो उनके लिए देखो आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम एक रिमार्क लिखेंगे जिनमें से एग्जाम में कई बार हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट? ax इक्वल टू बी, जहाँ ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, x हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल्स और बी कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। बी हैज ए सॉल्यूशन then the equations are said to be consistent। जो इक्वेशंस होगी वो क्या कहलाएगी? कंसिस्टेंट कहलाएगी। अदरवाइज यदि वो सेटिस्फाई नहीं करता है स्टूडेंट, यहाँ पे वैल्यू जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन वहाँ पे हमें प्राप्त नहीं होता, तो अदरवाइज दे आर, वो इक्वेशंस क्या होगी स्टूडेंट? said to be inconsistent। तो यहाँ पे यदि इक्वेशंस जो हमें दी गई है उनका सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो जाता है तो वो इक्वेशंस क्या होगी? कंसिस्टेंट होगी। और यदि सॉल्यूशन हमें प्राप्त नहीं होता तो वो क्या हो जाएगी? इनकंसिस्टेंट होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये तो बात होगी जब इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे फिर हमें पता चलेगा कि इक्वेशन जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया वो कंसिस्ट है या अनकंसिस्ट है। तो यहाँ से सबसे पहले किस प्रकार से हमें इसकी क्या कंडीशन हो कि हमें पता चल जाए कि ये जो सिस्टम दिया गया है वो कंसिस्ट है तो हम इसे सॉल्व करेंगे, और अनकंसिस्ट है तो हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। तो देखो कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो कई बार एग्जाम में स्टूडेंट कंडीशन ही पूछी जाती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें नहीं पूछा जाता। तो देखो क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी
और इनकंसिस्टेंसी। तो कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी क्या होगी, तो उसके लिए देखो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट, ए एक्स इक्वल टू बी। हम यहाँ शॉर्ट में इसको मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होगा, कंसिस्ट होगा, इज कंसिस्टेंट कब होगा, इफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स कौन सी होगी स्टूडेंट, कैपिटल ए, एंड द augmented मैट्रिक्स कौन सी है स्टूडेंट, ए बी आर ऑफ द सेम रैंक। यानी कि हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स और एगमेंटेड जो मैट्रिक्स है उनकी रैंक क्या होनी चाहिए, सेम होती है। तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंस होगा, यानी कि उसका हमारे पास क्या होगा, एक सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तो हम लिख सकते हैं दैट इज रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। फिर बात करते हैं स्टूडेंट कि ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो अनकंसिस्ट कब होगा, तो उसके लिए देखो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, ए एक्स इक्वल टू बी इज इनकंसिस्टेंट if rank of कोफिशिएंट मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। तो इनकी जब रैंक हमारे पास अलग अलग प्राप्त होगी तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा ये क्या होगा, अनकंसिस्ट होगा। तो यहाँ पे हमने बात की कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की, कि इक्वेशन आपके पास जो दी गई है, इक्वेशन जो सिस्टम दिया गया वो कंसिस्ट कब होगा, जब उनकी रैंक इक्वल आएगी, और जब इक्वल रैंक नहीं आती तो वो अनकंसिस्ट होगा, यानी कि वहाँ पे इनका सोल्यूशन प्राप्त नहीं होता, यानी कि वहीं हमें क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आगे नहीं करते। तो ये तो बात हुई स्टूडेंट इसकी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन और सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन और उसे कंसिस्ट और अनकंसिस्ट की से रिलेटेड बात डेफिनेशन की। अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ते रहिए। थैंक यू।